कार्यशाला की शुरुआत के लिए मैं राजू सर, दुआ सर हमारे बीच उपस्थित हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे सरस्वती पूजन के लिए हमारे बीच उपस्थित हों। सर प्लीज सर। आप सभी का ज्ञानोदय विद्यालय में स्वागत है। हमारे आज के वक्ता प्रोफेसर सी के राजू जी हैं। प्रोफेसर राजू जी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर उपाधि और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वे इस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनरेरी प्रोफेसर हैं। इन्होंने भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फर्म के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है एवं गणित और भौतिकी के विषय में कई पुस्तकें भी लिखी हैं। प्रोफेसर राजू केवल गणितज्ञ ही नहीं, गणित के इतिहासकार भी हैं। इन्होंने भारत में गणित के विकास पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स लिखी है। इसके अलावा इनके कई पुस्तकें जैसे ये साइंस वेस्टर्न इवोल्यूशन, यूक्लिड एंड जीसस और अन्य कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है। इस पुस्तक में कैलकुलस के विकास जो कि भारत में हुआ और इसके यूरोप में प्रसारण का वर्णन है। सीके राजू जी इस समय स्कूल ज्योमेट्री के विकास पर एक पुस्तक लिख रहे हैं, जिसमें पश्चिम की ज्योमेट्री और भारत तथा मिस्र की ज्योमेट्री के बीच का अंतर विद्यार्थियों को बताया जाता है और प्रत्यक्ष एवं व्यावहारिक ज्योमेट्री सिखाई जाएगी, जिसे भारत में विकसित रज्जु गणित कहते हैं। प्रोफेसर राजू के हम आभारी हैं कि उन्होंने इंदौर में अपने इस टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए ज्ञानोदय विद्यालय को एक मौका दिया। हमारी कामना है कि ये कार्यशाला सफल हो और जो चाहते हैं भारत में पुनः भारतीय गणित की परंपरा पुनर्जीवित हो। हम चाहते हैं कि इस चीज़ में प्रोफेसर राजू सफल है। प्रोफेसर राजू का स्टेज पे आमंत्रण। हमारे बीच उपस्थित जो भी बाहर के मैथ टीचर आए हैं, वर्कशॉप के लिए इतना अमूल्य समय दे रहे हैं, उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ, आपके लिए और आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे बीच उपस्थित दुआ सर स्टेज पर आए। तो सर काफी सालों से मैथ टीचर और प्रिंसिपल हो गए गवर्नमेंट। तारे सर प्लीज टीचर हैं जो काफी सालों से मैथ से जुड़े हुए हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। आर के दादा से आए सर प्लीज। सर भी वहाँ मैथ्स फैकल्टी हैं और हमारे बीच कार्यशाला के लिए उपस्थित हुए हैं। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से आए काव्यांश। गुलाटी सर का भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आर के दादा से उपस्थित सर, आभारी हूँ कि उन्होंने ये कार्यशाला आयोजित करी। और हमारा मुद्दा ये है कि मैं समझाता हूँ, खाली ये नहीं कि हमारे यहाँ कुछ गणित होता था और हम उसको दोहराना चाहते। मुद्दा है हमारा दिमागी आज़ादी। तो उसके लिए मैं
शुरुआत करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ उपनिवेशवाद के बारे में बता। तो मैं जब पैदा हुआ आज़ादी के कुछ ही साल बाद, तो माहौल कुछ और था, बहुत जोश था, बड़ी सारी कहानियाँ सुनने को मिलती थी बड़े बड़े लोगों की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, झांसी की रानी की, वगैरह वगैरह। क्योंकि हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था और हमें लगा कि हम बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन इन सब कहानियों में एक कहानी छूट गई। मुट्ठी भर ब्रिटिश ने हमारे ऊपर 200 साल तक हुकूमत कैसे चलाई, इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। हमारी कौन सी कमजोरी थी, हमारी कौन सी गलती थी जिसके कारण वो इतने आसानी से हुकूमत चला। जो गलती नहीं समझता है वो वही गलती दोबारा करता है, और हम समझे नहीं कि हमारी कौन सी गलती से हम गुलाम बन गए। और इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। तो आज भी हम वही गलती करते आए, और आज हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं 70 साल के बाद भी, 80 साल के बाद भी। तो सवाल ये है कि इस गलती को दूर कैसे किया जाए, और ये गलती क्या है, पहले तो हमें समझना है। हम समझे नहीं, इतने सालों में, इतने सदियों में समझे नहीं, और समझे नहीं इसलिए ये जो गुलामी है हमारी अभी भी चालू है। तो ये मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बिल्डिंग पर तो हमारा झंडा फहराता है, लेकिन दिमाग पर विदेशी हुकूमत का झंडा अभी भी चलता है। वो कैसे देखते हैं, यही मैं समझाना चाहता हूँ कि इस हुकूमत से लड़ने के लिए हमें दूसरी, दिमागी आज़ादी के लिए हमें दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी, जो कि दूसरे लोग दुनिया में अलग अलग जगह लड़ रहे हैं। तो ये कार्यशाला उस आज़ादी की लड़ाई की तरफ एक कदम है, और उसका मैं ऐलान कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं चाहते हों आज़ादी। जब ब्रिटिश हुकूमत से लड़े तब भी बहुत सारे लोग थे जो कि ब्रिटिश के साथ थे, उनको नहीं लड़ाई लड़नी। तो हो सकता है, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आज भी आज़ादी चाहते हैं। क्यों भाई बच्चे लोग, क्या चाहते हो आप? गुलाम बनना चाहते हो? क्या चाहते हो? जरा जोर से बोलो भाई। आज़ादी चाहते हो तो जोर से बोलो, जोर से नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगी। पहले एहसास होना चाहिए कि हम गुलाम। हाँ ठीक, सही। अभी मैं आपको ऐसा, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये खाली ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश ने जो अत्याचार हमारे साथ किए वही दूसरे यूरोपीय देशों ने और बहुत सारी जगह किए। पूरी तरह से नरसंहार कर दिया। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में सबको खत्म कर दिया। आज जाओ तो कोई नहीं दिखता है। रेडिमेड कहाँ गए, माया कहाँ गए, हिंसा कहाँ गए, ये सारे मार डाला। ऑस्ट्रेलिया में जाओ कोई आपको एबॉरिजिनी दिखेगा नहीं, पैथेटिक हालत है। न्यूजीलैंड में माओरीज ने थोड़ा सा लड़ा तो वो कभी गायब है, 25% है। तो अफ्रीका में कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को गुलाम बनाया, तो सब जगह बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए, ऐसी क्रूरता दिखाई जो किसी मानवता के इतिहास में नहीं देखी। तो जो लोगों ने वो अत्याचार सहे वो सब इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, वो हमारे दोस्त हैं। और जब हमें किसी बड़ी ताकत से जूझना है तो हमें दोस्तों की जरूरत है। अकेले नहीं लड़ सकते लड़ाई, तो दूसरे लोग साथ आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, ठीक है, और जीतने की संभावना बढ़ेगी। आपको अभी एहसास दिला कि हम गुलाम कैसे। तो ये दोस्त जो हैं, ये इसलिए खाली मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई खाली ब्रिटिश हुकूमत के साथ नहीं है, दुनिया भर की लड़ाई है जो कि उपनिवेशवाद के साथ है, कॉलोनियलिज्म के साथ है। क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वही कॉलोनियलिज्म
उन्होंने बाकी सब दुनिया में किया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप नाम ले लें, अफ्रीका, चाइना, तो सारे जगह जो हुआ उसमें एक समानता है। उपनिवेशवाद की धार हमको समझ, तो पहली बात तो ये समझना है कि उपनिवेशवाद कोई फौजी पता नहीं थी। हिंदुस्तान में जब आए जनता बहुत फौजी रूप से बहुत कमजोर थी। आपको आश्चर्य लग रहा है, 250 साल तक उनकी कौन सी जीत हुई? वास्को दा गामा आया 1498 में, पहली उनकी विक्ट्री हुई 1757। 260 साल तक एक भी उनकी फौजी पता नहीं हुई, उनको लड़ाई लड़ने की हिम्मत तक नहीं। छोटी सी जीत हुई कहीं गोवा में, तो अलग चीज है, अंदर की सहायता से। तो ये फौजी जीत क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो गरीब थे, जब आए यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए, बहुत गरीब थे, मरने के लिए तैयार थे, मक्खी पे सामान मरते थे। हर एक शिप में आते थे, 30% लोग मर जाते थे, वापस जाती शिप्स खाली रहती थी। और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बेकार थी, उनकी तोपें बेकार थी, उनकी बंदूकें बेकार थी, तो इसलिए उनकी कोई फौजी जीत नहीं हुई, उनको जंग छेड़ने की हिम्मत भी नहीं। 200 साल बाद भी वास्को के आने के मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने गिड़गिड़ाते थे और माथा टेकते थे। ये इसकी फोटो है, ये देखो माथा टेक रहा है औरंगजेब, ये उनकी हालत थी। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो एवरी पायलट था, उसने एक मुगल जहाज को रात के ऊपर अटैक किया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको बोल दिया ये तो मानवता के दुश्मन है। तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और बहुत सारे लोग आए, अधिशाह आए। तो मैं ये ठीक है, ये पहली बात टेक्नोलॉजी की बात खत्म कर दें कि जो राशि के युद्ध में जो उनकी जीत हुई वो भी बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण नहीं हुई, घूस दे के। जो प्रथा हमारे यहाँ आजकल प्रचलित है, कोई भी चीज जीतना है तो घूस दे दो, वही उन्होंने किया। और जो आगे वाली फौज थी उसमें घूस बांटा, उन्होंने हथियार। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में नादिर शाह आया, अब्दाली आया, बहुत लूटमार की, हजारों लोगों को मारा, मौत से यहाँ से ले गए, बहुत कुछ ले गए। लेकिन हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं आए, के मार के चले गए। उपनिवेशवाद ने हमारी संस्कृति बदली। जैसे कि आप देखिए क्या कर रहे हैं, आप टाई पहने हुए ना, टाई में पहन के आपको गर्मी लग रही है, मौसम क्या टाई पहनने का, इसलिए आपने टाई थोड़ी सी खोल दी है। ये मेरा एक उदाहरण है मानसिक गुलामी। टाई क्यों पहनते हैं? ये उपनिवेशवाद के पहले लोग पहनते थे। चलिए आप बता दीजिए क्यों पहनते टाई? चलिए आप नहीं जवाब दे रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो उन्होंने बदल दी, शिक्षा प्रणाली बदल के उन्होंने हमारी सारी संस्कृति, और ये जो बदलाव हुआ ये खाली हिंदुस्तान में नहीं हुआ, सारी दुनिया में हुआ। उपनिवेशवाद ने सारी दुनिया में किया। यही स्थिति अफ्रीका में है, यही स्थिति ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में थोड़े लोग लड़ाई कर रहे हैं, अफ्रीका में लड़ाई कर रहे हैं, यही स्थिति सब मुसलमान देशों में है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी संस्कृति बदलने की जरूरत क्या थी, क्यों बदलना, क्या फायदा? तो जैसे कहा वो फौजी रूप से कमजोर थे, बहुत दूर से आए थे, उनको नेविगेशन तक नहीं आता था ठीक से, इतने दूर से आए और उनको क्योंकि फौजी रूप से कमजोर थे, उनको कुछ दूसरे तरह के शस्त्र चाहिए थे। उनकी जो हुकूमत है हिंदुस्तानियों के सहारे चलती, अगर हिंदुस्तानियों की वफादारी टूट गई तो उनकी हुकूमत खत्म। यही बात 1857 में हुई, बगावत हो गई। बगावत कहो, स्वतंत्रता संग्राम कहो, जो कुछ भी कहो, उनकी वफादारी लोगों की टूट गई। तो क्या हुआ? उनको उठा के फेंक दिया, क्योंकि तभी वो फौजी रूप से कमजोर थे। 1857 पूरा उठा के फेंक दिया।
लेकिन उसी जमाने में एक नया हथियार जो उनका आया वो यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी खुले उस जमाने में, उस साल में, बम्बई की, कलकत्ता की, मद्रास की, और इस हथियार से हम नहीं लड़ पाए। समझ में ही नहीं आया हमें, 200 साल तक समझ में ही नहीं आया कि क्या हथियार है। आज तक नहीं समझे, आज तक सोचते हैं ऑक्सफोर्ड में कैम्ब्रिज जाना चाहिए, हार्वर्ड जाना चाहिए। तो ये जो हथियार है हमारे समझ में नहीं आया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, इसके सहारे उन्होंने हमारी पद्धति कैसे बदली। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई 1857 में संग्राम हुआ, उसका विश्वविद्यालय से कोई संबंध है कि नहीं। मैं ऐसे ही कैजुअल कोरिलेशन को, कॉजल कनेक्शन को नहीं बता रहा हूँ। तो ये कैजुअल कोरिलेशन नहीं है, कॉजल रिलेशन। और हमने कभी दुश्मन की चाल समझी नहीं, इसलिए हार, और अभी तक उसी स्थिति में है। हमारे खूब सारी शिक्षा है, डॉक्टर हुसैन बैठा, कई सारे लोग बैठे, ये सब इसी पद्धति से पढ़े लिखे। मैं भी था 50 साल तक, मैं भी ऐसे ही करता था। बहुत टाइम लगा मेरे को समझने में, लेकिन मैं समझ गया ये लोग नहीं समझे शिक्षा है। हम लोग बात करते हैं मैकॉले, खाली मैकॉले के 1835 मिनट की बात करते हैं, और भाजपा के मैनिफेस्टो में, उनके घोषणा पत्र में कुछ गलत सलत लिखा था, कुछ झूठा था। मैकॉले ने कभी हिंदुस्तानियों की तारीफ नहीं करी, हमेशा उनको तुच्छ समझा, वो झूठी बात है। लेकिन कभी हिंदुस्तानी शिक्षा प्रणाली की तारीफ नहीं, सोर्स निकाल के दिखा दो आप कि ये घोषणा पत्र में गलत लिखा था, रेसिस्ट था पूरा। लेकिन वही मैकॉले ने 1847 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ और कहा शिक्षा प्रणाली के बारे में। कहा कि विद्रोह रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को शिक्षा दो। उस जमाने में बहुत विद्रोह चल रहा था, खाली हमारे यहाँ नहीं, ब्रिटेन में भी चल रहा था, फ्रांस में भी रेवोल्यूशन हुआ, सब जगह हुआ, सब दूर बगावत हो रही थी। तो उनको डर था कि बगावत हो जाएगी, सत्ता हमसे छिन जाएगी। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, स्पेक्टर इज हॉन्टिंग यूरोप, उसी के जमाने का है, थोड़ा उसके कुछ महीने पहले की बात। और उसने कहा कि गरीबों को मुफ्त शिक्षा देना चाहिए, ब्रिटिश के गरीबों को, अमीर लोग जैसा चाहिए अपने आप की शिक्षा देख सकते। ब्रिटिश गरीबों को मुफ्त शिक्षा देना चाहिए जिससे कि वो विद्रोह ना करें। मैकॉले ने 2 बात कही, हिंदुस्तान में ये गलत लिखा है 1935 1835 कहा कि हिंदुस्तानियों के लिए पश्चिमी शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि उन्हें विज्ञान चाहिए। हम विज्ञान में इमेजरेबली सुपीरियर था, अथाह रूप से आगे हैं, बेहतर है, और उनके भले के लिए उनको हमारी शिक्षा लेना चाहिए जिससे वो साइंस और टेक्नोलॉजी सीख जाएं। ये उसका आर्गुमेंट था। यहाँ पश्चिमी शिक्षा हमें चाहिए साइंस की। उसी मैकॉले ने 1847 में ब्रिटेन में कहा कि ब्रिटेन के गरीबों को शिक्षा देना चाहिए जिससे कि विद्रोह रुक जाए। पूरा समझाया उसने, पूरी थ्योरी बताई। एडम स्मिथ ने ऐसा कहा कि स्टेट को क्यों करना चाहिए, ये सरकारी जवाबदारी है कि उनको करें, क्योंकि सरकार को बचाना चाहिए प्रॉपर्टी, कितना नुकसान हो गया। बहुत ही ड्रामेटिक स्पीच थी उसकी, किस तरह से तोड़फोड़ हुई, किस तरह से सब जेल तोड़ के लोग बाहर आ गए, बिल्डिंग में आग लग गई लंदन में। तो उसने कहा कि शिक्षा विद्रोह रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, और हमारे यहाँ पे विद्रोह के बाद एकदम ये विश्वविद्यालय है। तो ये शिक्षा जो आई, निवेशवादी शिक्षा, ज्ञान के लिए आई, विद्रोह रोकने के लिए आई, हमें वफादारी सिखाने के लिए आई। आज की तारीख में हम कहते हैं कि हमको वो शिक्षा चाहिए क्योंकि हमको साइंस सीखना है, हमको टेक्नोलॉजी सीखना है, लेकिन वो क्या सिखाती है, वो वफादारी सिखाती है। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है उसका 1857 के संविधान से संबंध था, लेकिन हम इतने साल में वो संबंध समझ नहीं पाए, इसका डिस्कशन नहीं। अरे इतने जल्दी बोल मत, यही करना पड़ेगा आगे चल के।
तो ये सवाल है कि पश्चिमी शिक्षा में कौन सा जादू है जो कि गुलाम बना देती है? ऐसा कौन सा जादू है? विद्रोह रोक सकती है, ऐसी कौन सी ताकत है? चाहे हिंदुस्तान में रोके चाहे ब्रिटेन में रोके, दोनों जगह रोक सकती है। कैसा ऐसा जादू? तो जादू ये है कि ये शिक्षा जो है हमको पश्चिम का वफादार बना देती है। क्यों? क्योंकि ये चर्च की शिक्षा है। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली चर्च पर आधारित है और आपको तो मालूम है कि ये इंडोक्ट्रिनेशन करती है, मत आरोपण करती है, मत शिक्षा है। मिशनरी स्कूल्स के बारे में तो हम समझ गए कि ये चर्च के हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बारे में समझे नहीं कि ये भी चर्च के हैं। चर्च ने इनको खड़ा किया, सदियों तक इनका संचालन किया। मालूम था आपको? सारे जो शुरू के यूरोपियन यूनिवर्सिटीज बने वो सब चर्च ने खड़े किए। और क्यों खड़े किए? ये खड़े किए एक रिलीजियस वॉर में, मजहबी जंग के दौरान खड़े किए। ये आपको समझने की जरूरत है। तो क्यों खड़े किए? उनको धर्म प्रचारक पैदा करने थे, मजहबी जंग लड़ रहे थे और वो बौद्धिक रूप से कमजोर थे, कोई भी नहीं जीत हासिल कर पाए। एक बार जीते, बाकी सब हारते गए, 400 साल तक हारते गए लगातार। तो उनको अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाना था, मिशनरीज खड़े करना था। इसके लिए उन्होंने ये यूनिवर्सिटीज खड़ी की। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो हुई बोलोनिया की, उसके बाद में ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस, सब ऐसे ही करते प्रोसेस के दौरान बनी। बहुत ही कमजोरी दूर करने के लिए मिशनरी को तैयार करने ये शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ। तो ये रणनीति थी, शिक्षा की रणनीति बाद ने अपनाई और हमें पश्चिम की वफादारी सिखाई, अपनी बौद्धिक कमजोरी। हमने क्या किया? आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद वही शिक्षा प्रणाली कायम। हमने ऐसे कैसे मान लिया कि जो शिक्षा प्रणाली चर्च में बनाई वही हमारे लिए सबसे बेहतर है? हो सकता है उसमें अच्छा ना, ये नहीं कहता कि संक्षिप्त को गलत है, उसको हटा दो। हमने कभी उसकी जांच की क्या? ये चर्च के रिक्वायरमेंट के लिए बनी, हमारे लिए कैसे सही है? तो जैसा मैं कह रहा था, मिशनरी स्कूल जो है 1508 से आए, वो तो हम पहचान गए कि मिशनरी स्कूल है। और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज चर्च की संस्थाएं हैं, ये हम पहचाने नहीं। कह चुका हूं। तो ये जो उपनिवेशवादी शिक्षा आई, उस जमाने में 1857 में ब्रिटेन में कोई सेकुलर एजुकेशन नहीं था। सेकुलर एजुकेशन का पहला जो रजिस्ट्रेशन हुआ 1871 में, और वो भी खाली प्राइमरी स्कूल, यूनिवर्सिटी को चुनने की उनकी हिम्मत है। ये देखिए हार्वर्ड स्क्वायर में सबसे ऊंचा ये है चर्च स्टीपल है। तो सब जगह वहाँ पे जो है चर्च स्टीपल हाईएस्ट पॉइंट होता है। ये उनका आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। फिनलैंड जाइए कोई दिखेगा आपको। आजकल तो बड़ी बड़ी इमारतें आ गई, लेकिन ये 100 साल पहले तक देखेंगे, कहीं पे भी जाते तो यही उनका आर्किटेक्चर था। किसी भी शहर में सबसे ऊंचा पॉइंट चर्च की स्टीपल होती है, खास तौर से यूनिवर्सिटी का, जैसे कि ये कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। तो ये शिक्षा प्रणाली जो चर्च ने बनाई मिशनरी बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए बनाए, हमारे फायदे के लिए नहीं बनाए। भाई वो आए, वो निवेशवादी हमारे को लूटने के लिए आए, हमारा भला करने थोड़ी ना आए। बिल्कुल ये कॉमन सेंस है। हमने सोचा नहीं, लूटने के लिए आए और लूटने के लिए बेहतर तरीके ढूंढे। तो हम लोग इतनी मूर्खता से इतने साल तक सोचते हैं कि शिक्षा से हमारा भला होता, हमारा भला नहीं होता। हम बोलते हैं कि भाई शिक्षा में तो कुछ गड़बड़ियाँ हो गई, जैसे जाकिर हुसैन कमेटी ने कहा, सब लोग खाली रट्टा मारते हैं। रट्टा मारना उसके डिजाइन में, जिससे कि आप कुछ सीखे नहीं, समझे नहीं, सीख जाओगे, समझ जाओगे, सोचने लगोगे तो आप प्लान कैसे रहोगे? जब से आज तक चला जा रहा है और उसको तो बदल ही नहीं पाए, उसका डिजाइन करो। तो ये आपको दिमाग
बनाने के लिए बनी है, आपके भले के लिए। कट्टर मिशनरी मानसिकता बना। तो हम उससे सीखते हैं, सोचते हैं ये सबसे अच्छी चीज है और इसलिए हमने इसको जारी रखा। आज़ादी के बाद बदला नहीं। और जैसे ही कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में अगर बदल जाती है, सिलेबस बदल जाता है, करिकुलम बदल जाता है, हम बदल। जैसे कि ज्योमेट्री का करिकुलम हमने, स्पुतनिक क्राइसिस हुई, स्पुतनिक क्राइसिस के बाद में जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो घबरा गए कि रशिया हम तक पहुंच सकता है, मिसाइल फेंक सकता है। उन्होंने कहा सारी शिक्षा प्रणाली हम बदलेंगे, बहुत पैसा खर्चा किया, कमेटी बिठाई, ये यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेशन निकाला कि ज्योमेट्री कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए, और हमने तुरंत अपना करिकुलम बदल दिया। उसके बाद नहीं बदला, उसके पहले नहीं। और किसी शिक्षा आयोग ने यह तक बात नहीं समझाई कि ये चर्च के कुछ देशों के लिए बची हुई शिक्षा हमारे लिए क्यों है, इसका डिजाइन। तो 20 साल तक चलती है ये मन शिक्षा। आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, केजी से स्टार्ट करते हो, हर दिन 6 घंटा 15-20 साल तक। कुत्ता भी सीख जाता है 3 महीने, ठीक है ना। तो ये 12 साल स्कूल, उसके बाद 3 से 5 साल, और पूरा उसका इफेक्ट आता है नीचे कि यूनिवर्सिटी में आपको ये सीखना है, इसलिए आपको स्कूल में ये सीखना है। यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्मल मैथमेटिक्स करना है, इसलिए आपको यहाँ पे फॉर्मल मैथमेटिक्स। और हमको खाली लालच दिया। शिक्षा किस लिए है? नौकरी के लिए। और हम बिल्कुल बस वो नौकरी के लालच में चले गए। मेरे पास है, मैंने दी होगी। इतने साल तक हमने सोचा नहीं। जैसे मछली को पकड़ते हैं, उसे लालच दे दिया छोटा सा और हम उसमें फंस गए। क्योंकि आज की तारीख में आप शिक्षा क्यों लेते हो? बताओ ईमानदारी से। नौकरी के लिए लेते हो, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सब कोचिंग क्लासेस में यही सिखाते हैं, मत सीखो कुछ, नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए एग्जाम पास करना है बस। और किसी के भी हम इंटरव्यू लेते हैं, वो पढ़ाने भी आते हैं, तो हमने सीखा था, हमने एग्जाम के लिए सीखा था, भूल गए। क्योंकि हमने सीखा खाली परीक्षा पास करने के लिए। प्रोफेसर को, बड़े बड़े प्रोफेसर को इंटरव्यू करते हैं, यही उनका जवाब है। हजारों लोगों को इंटरव्यू कर चुका, हमेशा यही जवाब है, हमको नहीं आता, हमने एग्जाम के लिए सीखा, बिल्कुल। तो सरकारी नौकरी तब थी, आज की तारीख में सरकारी नौकरी है, कॉर्पोरेट नौकरी है, राजा माने राजा को मिल जाता है। तो हम यही समझे, शिक्षा है नौकरी, बाकी आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम पास करना है, उसके लिए आपको 20 साल मेहनत करनी है, सब तरह के गलत काम करने हैं। सर्कस के कुत्तों के समान आग के घेरे से हम कूदते रहते हैं। सिखाते हैं ना, आप किसी को भी सिखा सकते हो, उतना टाइम मिलेगा तो ये 2 दशक की निरंतर शिक्षा से गुलामी मानसिकता बनती है। तो ये क्या सिखाती है आपको? आ रहा हूँ मैं, आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हम गुलाम हैं कि नहीं और क्यों है, उसके उदाहरण दे रहा हूँ। वो उदाहरण थोड़ा नीचे है, ये जरा जनरल चीज कवर कर रहा हूँ कि हमको 2 चीज सिखाती है। सबसे पहली चीज सिखाती है अंधविश्वास। साइंस के लिए आई अंधविश्वास। साइंस आप लोगों को किसी को मालूम? स्टीफन हॉकिंग ने क्या साइंस किया, तो बता सकते हैं? तो बहुत पुरानी चीज है, हबल ने की हो। तो 1930 में हबल रेडियस निकाला है, कॉस्मिक एक्सपांशन, बहुत पुरानी चीज है, नहीं क्या होगी। हॉकिंग ने क्या किया किसी को मालूम? स्टीफन हॉकिंग बड़ा साइंटिस्ट था। कोशिश भी मत करिए, आपको नहीं मालूम है, आपके प्रोफेसर लोगों को भी नहीं मालूम होगा। आप चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, मुंबई यूनिवर्सिटी चले जाइए, जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए कोई नहीं समझा पाए। तो हमको पश्चिम से वफादारी कैसे सिखाई? हमको अंधविश्वास सिखाया। यह अंधविश्वास सिखाया कि हर एक पश्चिमी चीज श्रेष्ठ है और हमें उसकी अंधी नकल करना चाहिए। और इससे जुड़े 2 और अंधविश्वास यह है कि पश्चिमी मत विश्वसनीय है। फर्न की किताब है
स्टैंडर्ड किताब, देशी है बेकार। और आज की तारीख में आप कैसे करते हो? आपको कुछ चाहिए तो आप क्या करते हो? कुछ जानना चाहते हो तो क्या करते हो? बच्चों से पूछ रहा हूँ, गूगल कर, गूगल करते हो तो टॉप में क्या आता है? विकिपीडिया। विकिपीडिया। विकिपीडिया की क्या पॉलिसी है? विकिपीडिया की पॉलिसी है कि सेकेंडरी सोर्स खाली यूज करना है, प्राइमरी सोर्स यूज नहीं कर सकते। विकिपीडिया मेरा नाम भी सही नहीं देता, लेकिन मैं उसको ठीक नहीं कर सकता। मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए किसी से कि भाई ये मेरा नाम है। मुझे अपना नाम बोलने का हक नहीं है। विकिपीडिया को है या पश्चिमी किसी को है, तब तक वो करेक्ट नहीं होगा। ये 10 साल से चले आए। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि एक तो प्राइमरी सोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं अपने नाम का प्राइमरी सोर्स हूँ, प्राइमरी सोर्स को हटा दूँ, सेकेंडरी सोर्स सिर्फ होना चाहिए। और सेकेंडरी सोर्स अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़े डिटेल में क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। जो आपने खुद देखा है वो प्राइमरी सोर्स, जो किसी ने आपको बताया है वो सेकेंडरी सोर्स। और उसमें वो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि अगर पश्चिमी मत ये कहता है तो वो विश्वसनीय है, और गैर पश्चिमी मत कुछ कहता है तो विश्वसनीय नहीं है। जैसे मेरी किताब है उसको बोलेंगे गैर पश्चिमी मत है, नॉट रिलायबल। तो रिलायबल सोर्स क्या होता है? RS विकिपीडिया की टर्मिनोलॉजी है, वो खाली पश्चिमी सोर्स है। तो उसी जंगल में आप अभी भी फंसे हुए हो। एक तो आपको सिखाते नहीं है और फिर आप सीखने की कोशिश करते हो तो गूगल करते हो, गूगल करके विकिपीडिया में जाते हो, वहीं पर फंसे हो। और इस चीज को बढ़ावा देते हैं हमारे कई नेता, क्योंकि उटपटांग बयान दे देते हैं बार बार, तो इससे बहुत हमारा नुकसान होता है। क्योंकि उटपटांग बयान देते हैं तो लोग यही बोलते हैं देखो आपके नेता भी ऐसे इस तरह से उटपटांग चीजें बोलते हैं, तो आप भी बोलते हो उटपटांग, सभी बोलते हो उटपटांग, तो सच्चाई है ही नहीं, पुष्टि कर। तो विकिपीडिया की पॉलिसी में बता दिया मैंने कि आप किस अंधविश्वास का शिकार बन जाते हो कि पश्चिमी मत विश्वसनीय है, गैर पश्चिमी मत विश्वसनीय नहीं है, और सबके सब उसमें फंसे हुए हो। अगर आपसे पूछेंगे कि इसका प्रूफ क्या है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। जर्नलिस्ट जो है वो खाली विकिपीडिया देखता है, मेरा आर्टिकल भी छापता है, मैंने जो लिखा उसको काट के विकिपीडिया ने जो लिखा वो लिखा। तो ये तो हो गया अंधविश्वास, और इस अंधविश्वास के बचाव के लिए अज्ञान फैलाते, हर एक चीज का अज्ञान फैलाते। और अज्ञान फैलाने का एक तरीका यह है कि आपको रट्टा देना है। से आप कुछ मत सीखो, सीखोगे तो आजाद हो जाओगे, इसके नहीं सीखना है, खाली रट्टा लगाना है। ये करते हो ना, आपको बताओ सच्चाई से क्या करते हो? सीखने की कोशिश करते हो आप लोग? हाँ करते हो। क्या एक चीज सीखी बताइए कि ये अज्ञान नहीं है, हमको इस चीज का पक्का ज्ञान है, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग नहीं समझते हैं, जो आपने पढ़ा उसी के बारे में बता दीजिए क्या आपने सीखा। इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलो गलती करोगे तो सीखोगे, क्या हो जाएगा? गलती करने से क्यों डरते हो? कोई मैं नंबर काटने नहीं वाला हूँ। बोलो बोलो क्या बात है, डरो मत। बातचीत होगी तभी तो सीखोगे, नहीं तो वैसे ही वैसे चले जाओगे। कुछ आए तो कुछ सीखो तो सही, गलती को तो क्यों डरते हो? क्या सीखा? एक चीज बोलो। हाँ बोलो बोलो, कोई एक चीज जिसके बारे में आपका पक्का ज्ञान हो। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमने यहाँ से पढ़ा, आप ये कहेंगे कि मुझे मालूम है। इवोल्यूशन। तो आप क्या डार्विन थ्योरी की बात कर रहे हैं? हाँ, डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी की बात कर रहे हैं कि कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं? कौन सा इवोल्यूशन की बात? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल। अच्छा ये बताइए, आपसे पूछूं उसमें सवाल, हाँ कैसे होता है इवोल्यूशन? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये माथुस की डॉक्ट्रिन है। नहीं, चार्ल्स डार्विन जो है किताब लिखता है, माथुस की डॉक्ट्रिन यूज करता है कि पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, सब चीज पे घुस जाएगा और खाना लिमिटेड है। तो ये क्या डॉक्ट्रिन सही है? सही है कि खाना लिमिटेड है। नहीं, माथुस की डॉक्ट्रिन है
फूड ग्रोज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सही है? पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, ये सही है? ये थ्योरी क्यों राइट है? थ्योरी से राइट है कि अगर लिमिटेड नहीं है चीजें, मतलब प्रॉपर लोगों को नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो मैंने से स्पीशीज का इंटीजर हो ही नहीं है, मतलब हमने मेरा ये कहना है कि उसको महत्व को पूरी मैथमेटिक्स नहीं आता, थ्योरी सर महत्व को मैथमेटिक्स नहीं आता था। उसने जो गलती करी, आप पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स देखेंगे तो वो फ्लक्चुएट करते हैं। जो अभी का पॉपुलेशन है, आपको मैं मैथमेटिक्स बता रहा हूँ कि आपको पॉपुलेशन ग्रो करना है तो आप कहते हो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन नाउ, तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट मिलती है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन नाउ, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन 9 months अर्लियर अमंग ह्यूमंस। टाइम लैग होता है, डिले होता है, डिले होने से ऑसिलेशन होता है, पॉपुलेशन ऑसिलेट। ये क्रेग प्रेडेटर थियरी है, पॉपुलेशन ऑसिलेट्स, इट डज नॉट ग्रो एक्सपोनेंशियली, तो उसकी सारी प्रीमाइस ही गलत है। पॉपुलेशन ऑफ तो होगी एक से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और एक्सचेंज भी होती है, इसलिए देखिए अब आप बचाव बैठे, ठीक है? आपके समझ में नहीं आई ये बात। मैंने आपको कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत नहीं है, तो ये बहुत बेसिक है डार्विन थ्योरी के लिए, तो हम उसको जरा स्टडी करिए। मैं खाली पूछना चाह रहा था, ये आपको पसंद आया, ठीक है, आपने बोला अच्छा किया, लेकिन अब ये बात सामने आ गई, अब जाके आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। मेरा एक लेक्चर है दिया था मैंने, इसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिस्कस करेंगे। और ये इवोल्यूशन के बारे में मेरी इस किताब में भी इसका डिस्क्रिप्शन है कि आपके रैंडम वेरिएशंस कैसे होते हैं, रैंडम होते हैं कि डायरेक्टेड होते हैं, आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जिराफ के गर्दन को लंबा करने के लिए, ऐसे ही हो गया। थैंक यू, ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में, लेट अस गो ऑन विद दिस। मेरा यही कहना था कि आपको एक मत शिक्षा दे दी गई, डार्विन ने ऐसा कहा, ऐसा सही है, लेकिन अगर कोई इसको कंटेस्ट करता है, आप बचाव करते हैं, आपको बताता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये कहना है कि ये मत शिक्षा है और अज्ञान फैलाती है, आपको पूरी तरह से समझाती नहीं है, सिखाती नहीं है। मात्र उसने क्या कहा, उसका क्या सबूत है, और उसने क्यों कहा, वो ट्रिक्स था, उसके क्या क्या पॉलिटिक्स थे, ये आप समझे नहीं, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अगर बदलना है तो उसके आप नाकाबिल हो जाते हैं शिक्षा प्रणाली बदलने में। तो ये इसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जब आपने ये कहा, थोड़ा और उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये अंधी नकल के 3 उदाहरण थे, ठीक है? ये जो कपड़े हैं, कैलेंडर है और कानून। तो कपड़ों की बात मैं कर चुका हूँ, और चौथा एग्जाम्पल मेरा जो आएगा वो गणित के बारे में आएगा, थोड़ा कठिन। तो आपके टाइज पहनते हो, चर्चा करो, ये क्यों पहनते हो, क्या कारण है कि आप टाइज पहनते हो? अरे कुछ तो कारण होगा, क्यों पहनते हो टाइज? गर्मी लगती है, आपको तकलीफ होती है, स्मार्ट दिखते बटन छूट जाते हैं। हाँ जी, कोई जवाब? आप तो नहीं पहने हो टाइज? हाँ चलिए जवाब दे दो, जवाब दे दो, कोई बात नहीं, क्यों पहनते हो? सर तो एक प्रॉपर लुक देने की होता है, इंडिकेशन देने की होता है कि हम यहाँ पे आते हैं किसी चीज़ को फोकस मतलब एक डिसिप्लिन फॉर्म करने के लिए। डिसिप्लिन, थैंक यू, यही बात है, यही सब लोग बोलते हैं। तो ये आपके सामान्य बुद्धि के खिलाफ है कि आप पहने हो गर्मी में टाई, आपको गर्मी लग रही कि नहीं, इसने तो ढीला कर दिया है। अब आप पहने, आप बोलते हो डिसिप्लिन के लिए पहने, ठीक है? यही चीज सब जगह होती है, खाली आपके साथ नहीं होती है। ये 2012-13 की कोई बात है, जबलपुर की। तो ये एक पिक्चर किसी ने ले लिया था और एक उसमें छाप दिया था
तो ये बच्चा भी खड़े होकर वही बोल रहा है कि हम क्यों पहनते हैं टाई, डिसिप्लिन के लिए पहनते। अब फिर मैंने पूछा भाई ये आपकी फौज डिसिप्लिन है कि नहीं, है कि नहीं, आर्मी डिसिप्लिन है कि नहीं है, इनडिसिप्लिन है, तो टाई नहीं पहनती है। तो ये टाई का डिसिप्लिन से क्या संबंध है, ये तो चर्च हिजाब है। आपने पूछा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं और आप पहनते हो, और पहनने के बाद मूर्ख तरह का काम करने के बाद आप उसका बचाव करते हो। गलत काम, आपको मालूम है कि गलत काम है, लेकिन आपको लगता है सही है और आप उसका बचाव करते हो। यह होती है मत शिक्षा। आप किसी भी चीज का बचाव कर सकते हो, ये तो चर्च करता है। कोई भी उटपटांग चीज का बचाव कर सकते हो, किसी भी हद तक बचाव कर सकते हो। ये सब आपको वर्जिन मैरी स्कूल होते हैं, तो इस तरह से आप उसका बचाव कर सकते हो। तो ये आप नहीं समझा पाए मेरे को कि फौज डिसिप्लिन है कि नहीं है। टाई भी नहीं पहनती, आप देखो ना मंत्री को, सारे फौज को टाई पहनना चाहिए, डिसिप्लिन ही नहीं है उनके पास में। अगर आप विश्वास करते हो या फिर अपना मत बदल दो, मत बदलना बहुत मुश्किल होता है मत आरोपण के बाद, तो इंडोक्ट्रिनेट हो जाता है, उसमें विश्वास करने लगता है, अंदर से विश्वास करने लगता है। मैं भी पहनता था किसी जमाने में, और आपको ये भी नहीं समझ में आता कि टाई में मैनेजमेंट स्कूल का डायरेक्टर था, सब लोग टाई पहन के आते थे, मैं बताता था उनको कि टाई पहनने के 110 तरीके हैं, और आप जो तरीका इस्तेमाल करते हो उससे खाली ये पता चलता है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है। तो जो सीखते हो वो भी ठीक से नहीं सीखते, कितने तरीके हैं, क्यों 110 है, ज़्यादा क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है, तो आपको सिखाते नहीं है, बस आपको ये अच्छी नकल करना सिखा दिया और आप इसकी नकल करते हैं। और ये बॉलीवुड को भी मालूम है। एक थोड़ा सा ये लेके आया, ये मैंने खोल के रखा था, एक फिल्म लेके आया हूँ, ये बॉलीवुड के भी समझ में आता है। ये फूल मेरा देखो, ये फूल मेरा देखो, जैसे पूरा कोई लंघन का सारा में तो सांप बन गया, सांप बन के कैसा बन। आइडिया मिल गया, ठीक है। ये बॉलीवुड जो कोई बहुत ज्यादा ब्रेनी नहीं है, ये भी समझते हैं कि ये टाई वगैरह आप किसलिए पहनते हो, आप साहब के समान दिखते हैं इसलिए आपको लगता है कि स्मार्ट हो गए, आपने उनकी नकल कर ली, अंधी नकल कर ली, उनके समान बन गए, इसलिए आप होशियार हो गए, थोड़ा बेवकूफ हो गया सब। और ये बॉलीवुड को भी पता है, वो कोई बहुत इंटेलेक्चुअल फिल्म नहीं बनाते हैं, उनके समझ में आती है ये बात, उसकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सारे देश में आजकल यही कर रहे हैं। सोचिए इस तरह का मूर्खता का काम क्यों कर रहे हैं और उसका बचाव क्यों कर रहे हैं, और आप समझा नहीं पा रहे हैं कि इसका डिसिप्लिन से क्या संबंध है। कोई संबंध नहीं है, आप कोई भी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। टाई क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो चर्च हिजाब है, चर्च ने आपको सिखा दिया है इसलिए कि आप मूर्ख काम करें और उसका बचाव करें, ऐसा ही मिशनरी बनता है। यस, आरएसएस वाले भी डिसिप्लिन है, लेकिन वो कोई टाई नहीं पहनते। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि डिसिप्लिन के लिए टाई की कोई जरूरत नहीं है, वही बात कह रहा हूँ मैं। आप कोई भी यूनिफॉर्म पहन सकते हो, टाई की जरूरत नहीं है, टाई पहनते हैं, मैं टाई की बात कर रहा हूँ। और अगर आप ठंडे देश में पहनो तो समझ भी सकते हैं, इस देश में पहनो तो कोई उसका मतलब नहीं है। और वो खाकी वर्दी सही है कि नहीं वो अलग बात है, उस पर मैंने डिस्कस किया, ठीक है, उसकी बात नहीं।